हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आप सभी को पता है कि कक्षा 9वीं की कृति का भाग 1 वो हम पढ़ रहे हैं। पहले के 2 लेसन पढ़ चुके हैं। आज जो बात करेंगे वो लेसन जो है वो तीसरा है, ठीक है, जिसका नाम है रीढ़ की हड्डी। जगदीश चंद्र माथुर द्वारा ये लिखा गया है, ठीक है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपके बारे में इसको थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ कि इसमें है क्या। देखिए, ये एक एकांकी है। तो एकांकी के माध्यम से जो लेखक है ना, वो समाज में स्त्रियों के प्रति जो रूढ़िवादिता है, मानसिकता ऐसी बन गई है समाज में, रूढ़िवादी मानसिकता, उस पर प्रहार कर रहे हैं, ठीक है। उस पर क्या कर रहे हैं? प्रहार करते हैं। स्त्रियों की शिक्षा और शिक्षा के बाद में जो उनमें आत्मविश्वास पैदा होता है, साहस पैदा होता है, ये अपने एकांकी के माध्यम से, रीढ़ की हड्डी के माध्यम से इसमें बता रहे हैं। याद रखिएगा, रीढ़ की हड्डी एकांकी है। क्या है? एकांकी है। पढ़ लेते हैं क्या है इसमें। पढ़ने से पहले सबसे पहले लेखक का परिचय भी पढ़ना ज़रूरी हो जाता है, तो उसको भी थोड़ा सा जल्दी रिकैप कर लेते हैं क्या है इसमें। देखिए, लेखक का परिचय, लेखक का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? वो यूपी में हुआ था। कहाँ हुआ था? यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश में हुआ था, और यूपी के भी खुर्जा में हुआ था। ये एक स्थान का नाम है खुर्जा, तो यूपी के खुर्जा में हुआ था इनका जन्म, ठीक है। बचपन से ये नाटक में बड़ी रुचि दिखाते थे। इनको नाटक लिखने का, एकांकी बड़ा ही शौक था, ठीक है। इनकी कुछ कृतियाँ थी, इनकी कुछ रचनाएं हैं जो पूछी जाती हैं। तो देखो, नाटक क्योंकि ये लिखते हैं तो नाटक और एकांकी से संबंधित ही होंगे। तो कोणार्क, कौन सा है? कोणार्क, ये एक नाटक है। फिर है दशरथ नंदन, कौन सा है? दशरथ नंदन, ठीक है। दशरथ नंदन है, ये भी एक नाटक है। आप अपने कॉपी में लिख लेना पेन से बहुत अच्छे तरीके से। अभी मुझे क्या अपनी फिंगर की हेल्प से करना पड़ रहा है, तो बहुत ज़्यादा अच्छे से लिख पाने में कठिनाई महसूस हो रही है। तो और एक था पहला राजा, एक क्या था? पहला राजा, ठीक है। ये सभी क्या हैं? ये सभी इनके हैं नाटक। फिर है शारदिया, शारदिया, ये सभी इनके हैं नाटक। याद रखिएगा, यहाँ पर ऐसे नाटक आप लिख दीजिएगा। ये सभी क्या है? इनके नाटक हैं। और फिर क्या आ जाता है? फिर है इनके एकांकी। क्या क्या है? देखो, सब ये तो रीढ़ की हड्डी तो है ही इनकी एकांकी। फिर है भौर का तारा, भौर का तारा, ठीक है। और क्या है? और है साहब ओ मेरे सपने। और क्या है? ओ मेरे सपने, ये इनकी क्या है? एकांकी है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा रोमांचित, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला जो ये एकांकी है, इसको आप पढ़कर ही आनंद लेंगे। और पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको ये इमेजिन करना है कि ये एक्चुअली घटित हो रही है ये सब चीज़ें, ठीक है। इस तरह से आपको इमेजिन करना है। रीढ़ की हड्डी जो ये एकांकी है, ये जो है मेरे बहुत करीब है। क्यों करीब है? इसके पीछे भी एक रीज़न है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि कॉलेज के दिनों में, जब मैं कॉलेज जाया करती थी, उन दिनों में मैंने इसको रंगमंच पर प्रदर्शित किया था। मैंने इसको जिया है, इस एकांकी को खेला है रंगमंच पर। तो जितने भी इसमें कैरेक्टर हैं, किरदार हैं, उसमें से एक किरदार मेरा भी रहा है। और ये मेरा जीवन का पहला जो था रंगमंच पर खेला गया एकांकी था। और इसके बाद मुझे पुरस्कृत भी किया गया था। तो ये मेरे जो है दिल के करीब है, और यहीं से मुझे थोड़ी सी पहचान मिलना शुरू हुई थी कि मैं जो है नाटक भी कर सकती हूँ, जो है रंगमंच पर हो सकता है कुछ, ठीक है। तो बहुत अच्छा है। और आप जब इसको सुनेंगे तो आपको कुछ ऐसे सुनना है, ऐसे पढ़ना है कि वो इमेजिन करके, ठीक है, कि ये सब चीज़ें घटित हो रही हैं, ठीक है। इन सब जो भी पात्र थे उसमें से एक पात्र मेरा भी रहा है, तो मुझे तो बड़ा आनंद महसूस हुआ था। और आज जब मैं पढ़ूंगी उसमें भी आनंद ही आने वाला है। और ये एकदम मेरे माइंड में एकदम छप सा गया है, ठीक है। बात मैं कर रही हूँ अपने कॉलेज दिनों की, और आज भी मुझे ये जीवंत लगता है बिल्कुल, क्योंकि मैंने इसको जिया है।
ठीक है, तो आपको भी इसी तरह से इसको सुनना है ताकि ये कभी भूला ना जा सके। याद रखना, रीढ़ की हड्डी के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। आपको मैं अंडरलाइन करवाती रहूँगी जहाँ जैसे प्रश्न बनने की संभावना होगी। ठीक है, शुरुआत कर लेते हैं। तैयार हो जाइए, सोचिए कि रंगमंच पर ये खेला जा रहा है, इस तरह से सोचिए। मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा, अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त आप सब लोग समझते ही होंगे। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। ठीक है, ध्यान से देखना, अब शुरुआत हो जाती है यहाँ से। बाबू जो कि मालिक हैं वो क्या कहते हैं? अबे धीरे चल, धीरे, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर, हाँ बस 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 उधर ही। नौकर, बिछा दूँ साहब? बाबू ज़रा तेज़ आवाज़ में, और क्या करेगा? परमात्मा के यहाँ अक्ल बट रही थी तो तू देर से पहुँचा था क्या? बिछा दूँ साहब। और ये है पसीना किस लिए बहाया है? तो ये जो बाबू हैं, जो इनके क्या हैं, मालिक हैं, वो नौकर से बात कर रहे हैं। अब नौकर क्या कहता है? तख्त बिछाता है और क्या करता है? ही, यानी कि थोड़े से दांत दिखा रहा है, हंस रहा है। बाबू, हंसता क्यों है बे? हमने भी जवानी में कसरतें की हैं, कलसों से नहाता था लोटों की तरह। यह तख्त क्या चीज़ है? उसे सीधा कर, यों, हाँ बस। और सुन, बहूजी से दरी मांग ला इसके ऊपर बिछाने के लिए। चद्दर भी कल जो धोबी के यहाँ से आई है वही। नौकर जाता है। बाबू साहब इस बीच में मेज पोश आप समझते ही हैं, ठीक करते हैं। मेज के ऊपर जो कपड़ा होता है, मेज पोश ठीक करते हैं। एक झाड़न से गुलदस्ते को साफ करते हैं। कुर्सियों पर भी 2-4 हाथ लगाते हैं। सहसा घर की मालकिन प्रेमा आती है। देखो, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, यानी कि किसी का कोई मेहमान आने वाला है, क्या हो रहा है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे भाई, कुर्सियाँ लगाई जा रही है, मेज पोश ठीक किया जा रहा है, गुलदस्तों को साफ़ किया जा रहा है, तो कारण क्या है? कोई आ रहे हैं। ठीक है, गंदुमी रंग, छोटा कद, चेहरे और आवाज़ से जाहिर होता है किसी काम में बहुत व्यस्त है। उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है, खाली हाथ। बाबू साहब, अब देखिए, बाबू साहब का जो नाम है ना, वो है राम स्वरूप। क्या नाम है? राम स्वरूप। दोनों तरफ देखने लगते हैं। अब प्रेमा क्या कहती हैं? प्रेमा राम स्वरूप की धर्म पत्नी हैं। प्रेमा क्या कहती हैं? मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या ज़रूरत पड़ गई? एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में। राम स्वरूप बात को काटते हुए, धोती? प्रेमा, हाँ अभी तो बदल कर आए हो, फिर ना जाने किस लिए। राम स्वरूप, लेकिन धोती, तुमसे धोती मांगी किसने है? प्रेमा, यही तो कह रहा था रतन। देखो, रतन कौन है? रतन नौकर का नाम है, याद रखना, नौकर का जो नाम है रत्न है। रत्न है इसमें किरदार, प्रेमा है इसमें, और राम स्वरूप है अभी तक। ठीक है, आगे और आने वाले हैं। राम स्वरूप, क्यों बे रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या? मैंने कहा था ना, धोबी के यहाँ से जो चद्दर आई है उसे मांग ला। अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं, उल्लू कहीं का, जा। प्रेमा, अच्छा, जा पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्स के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं ना, उन्हीं में से एक चद्दर उठा ला। अब रतन, और दरी? क्वेश्चन मार्क, प्रश्न पूछता है। प्रेमा, दरी यहीं तो रखी है कोने में, वह पड़ी तो है। राम स्वरूप दरी उठाते हैं और बीवी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला, और सितार भी, जल्दी जा। रत्न जाता है। पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं, यानी कि प्रेमा और राम स्वरूप दोनों दरी बिछाते हैं तख्त पर। और प्रेमा क्या कहती है? प्रेमा, लेकिन यह तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है, अब इनकी एक बेटी भी है। ठीक है, आगे देखते हैं। राम स्वरूप, मुंह फुलाए? और तुम उसकी माँ किस मर्ज की दवा हो? जैसे तैसे करके तो वे लोग पकड़ में आए हैं, अब तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारी मेहनत बेकार जाए तो मुझे दोष मत देना।
प्रेमा, तो मैं ही क्या करूं? सारे जतन करके तो हार गई। तुम ही ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर चढ़ा रखा है, मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते ही नहीं है। अपना ज़माना अच्छा था, आ ई पढ़ ली, गिनती सीख ली, और बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधिनी पढ़ ली। सच पूछो तो स्त्री सुबोधिनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, ऐसी बातें कि तुम्हारी बीए एमए की पढ़ाई होगी। और आजकल के तो लक्षण ही अनोखे हैं। अब देखिए लक्षण क्या है? लक्षण मतलब जैसे बोलते हैं ना, इसके लक्षण या लक्षण, इस तरह से लक्षण भी, ठीक है। अब राम स्वरूप का कथन देखो। देखो ये कथन आपको याद रखने पड़ेंगे, दिमाग में बैठाने पड़ेंगे, इसलिए इसको 1 से 2 बार आप ज़रूर देखिएगा वीडियो को, और 2 से 3 बार देख लो तो बिल्कुल छप ही जाएगा। राम स्वरूप, ग्रामोफोन बजाता होता है ना? प्रेमा, क्यों? राम स्वरूप, 2 तरह का होता है, एक तो आदमी का बनाया हुआ, उसे एक बार चलाकर जब चाहे तो रोक लो, और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ रिकॉर्ड, एक बार चढ़ा तो रुकने का नाम नहीं। प्रेमा, हटो भी, तुम्हें ठठोली ही सूझती रहती हैं। यह तो हुआ नहीं कि उस अपनी उमा को राह पर लाते। अब देर ही कितनी रही है उन लोगों के आने में। उमा प्रेमा और राम स्वरूप की बेटी है, ठीक है। उमा कौन है? प्रेमा और राम स्वरूप की बेटी है, याद रखना। राम स्वरूप, तो हुआ क्या? प्रेमा क्या कहती हैं? तुम ही ने तो कहा था जरा ठीक ठाक करके नीचे लाना। आजकल तो लड़की कितनी ही सुंदर हो, बिना टीम टाम के भला कौन पूछता है। इसी मारे मैंने तो पाउडर वाटर उसके सामने रखा था, पर उसे तो इन चीज़ों से ना जाने किस जन्म की नफरत है। मेरा कहना था कि आंचल में मुंह लपेट कर लेट गई। भाई मैं बाज आई तुम्हारी इस लड़की से। रामस्वरूप, ना जाने कैसा इसका दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर का कारोबार चलता है। समझ रहे हैं? तो जो राम स्वरूप है वो अपनी उमा, जो उनकी बेटी है, उनके लिए क्या बोल रहे हैं? ना जाने किस तरह की लड़की है, वरना आजकल तो लोगों का काम ही इन लड़कियों की वजह से चल रहा है। जो कारोबार है वो इन लड़कियों की वजह से चल रहा है, पाउडर वाउडर का, ठीक है। अब प्रेमा, अरे मैंने तो पहले ही कहा था एंट्रेंस ही पास करा देते, लड़की अपने हाथ रहती और इतनी परेशानी ना उठानी पड़ती। पर तुम तो, अब देखो, लड़की अपने हाथ रहती, इसका अर्थ क्या है? लड़की अपने हाथ रहती यानी कि जैसा हम कहते वैसा ही वो काम करती। आज वो तर्क वितर्क करती है पढ़ लिख कर, ठीक है। चलिए, रामस्वरूप बात काट कर, चुप चुप, दरवाजे में झांकते हुए, तुम्हें कतई अपनी जबान पर काबू नहीं है? कल ही ये बता दिया था कि उन सब लोगों के सामने जिक्र और ढंग से होगा, मगर तुम तो अभी से सब कुछ उगले देती हो। उनके आने तक तो न जाने क्या हाल करोगी। प्रेमा, अच्छा बाबा मैं ना बोलूँगी, जैसी तुम्हारी मर्जी हो करना, बस मुझे तो मेरा काम बता दो। रामस्वरूप, तो उमा को जैसे हो तैयार कर लो। न सही पाउडर वैसे कौन बुरी है, पान लेकर भेज देना उसे, और नाश्ता तो तैयार है ना। रत्न का आना, आ गया रत्न, इधर आ, इधर, बाजा नीचे रख दे, चद्दर खोल, पकड़ तो ज़रा इधर से। चद्दर बिछाते हैं, इमेजिन करो इमेजिन करो। प्रेमा, नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वे लोग ज़्यादा खाएंगे नहीं, मतलब अपने आप ही सोच रही हैं कि मिठाई तो वे लोग ज़्यादा खाएंगे नहीं। कुछ नमकीन चीज़ें बना दी हैं, फल रखे ही हैं, चाय तैयार है और टोस्ट भी, मगर हाँ मक्खन, मक्खन तो आया ही नहीं। रामस्वरूप, क्या कहा? मक्खन नहीं आया? तुम्हें भी किस वक्त याद आई है? जानती हो कि मक्खन वाले की दुकान दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सूझती ही नहीं। अब बताओ, रत्न मक्खन लाए कि यहाँ का काम करे? दफ्तर के चपरासी से कहा था आने के लिए, 100 नखरों के मारे। प्रेमा, यहाँ का काम कौन ज़्यादा है, कमरा तो सब ठीक ठाक है ही, बाजा सितार आ ही गया, नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा हुआ है, सो तुम्हें पकड़ा दूंगी, एक आध चीज़ खुद ले आना। इतनी देर में रत्न मक्खन लेकर आ ही जाएगा, 2 आदमी ही तो हैं। रामस्वरूप, हाँ, एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा खुद लड़का है। देखो उमा से कह देना कि ज़रा करीने से आए,
ये लोग ज़रा ऐसे ही हैं। गुस्सा तो मुझे बहुत आता है इनके दकियानूसी ख्यालों पर। इनके दकियानूसी ख्यालों पर गुस्सा तो बहुत आता है। खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसी कि ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। प्रेमा, और लड़का? बताया तो था तुम्हें, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर है। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है, वरना अपना मतलब अपना है, वरना इन लड़कों और इनके बापों को ऐसी कोरी कोरी सुनाता कि ये भी ना। अब रत्न, जो अब तक दरवाजे के चुपचाप खड़ा हुआ था, जल्दी जल्दी, बाबूजी बाबूजी। रामस्वरूप, क्या है? रत्न, कोई आते हैं। रामस्वरूप दरवाजे के बाहर जाकर जल्दी मुंह अंदर करते हुए, अरे प्रेमा, वे आ भी गए। नौकर पर नजर पड़ती, अरे तू यहीं खड़ा है बेवकूफ, गया नहीं मक्खन लाने? सब चौपट कर दिया। अबे उधर से नहीं, अंदर के दरवाजे से जा। नौकर अंदर आता है, और तुम जल्दी करो प्रेमा, उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ आती है, उसकी धोती जमीन पर रखे हुए बाजे से अटक जाती है। प्रेमा, उह, यह बाजा वह नीचे ही रख गया, कमबख्त। रामस्वरूप, तुम जाओ, मैं रखे देता हूँ, जल्दी। प्रेमा जाती है। बाबू रामस्वरूप बाजा उठाकर रखते हैं। किवाड़ों पर दस्तखत, किवाड़ पर कोई दस्तखत है, कोई आता है। रामस्वरूप, आइए आइए। बाबू गोपाल प्रसाद और उनके लड़के शंकर का आना हुआ। देखो याद रखना, एक रामस्वरूप है, एक बाबू गोपाल प्रसाद है और उनके लड़के का नाम है शंकर। रामस्वरूप की जो पत्नी है उनका नाम है प्रेमा, उनकी जो बेटी है उनका नाम है उमा। याद रखना कैरेक्टर के नाम, ठीक है। आंखों से लोग चतुराई टपकती है, आवाज़ से मालूम होता है काफ़ी अनुभवी और फितरती महाशय है। उनका लड़का कुछ खीस निपोरने और नौजवानों में से है। आवाज़ पतली है पर खिसियाहट भरी, झुकी कमर इनकी खासियत है। रामस्वरूप अपने दोनों हाथ मलते हुए, हाँ हाँ हाँ, इधर तशरीफ़ लाइए, इधर। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं, मगर बेंत गिर पड़ता है। रामस्वरूप, यह बेंत लाइए, मुझे दीजिए। कोने में रख देते हैं, सब बैठते हैं। मकान ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई? गोपाल प्रसाद खंखार कर, नहीं, तांगे वाला जानता था, और फिर हमें तो यहाँ आना ही था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। रामस्वरूप, यह तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैंने आपको तकलीफ तो दी। गोपाल प्रसाद क्या कहते हैं, अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम। आखिर लड़के की शादी तो करनी ही है, बल्कि यूँ कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। रामस्वरूप, नहीं नहीं, यह लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे, हम तो आपके सेवक ही हैं। थोड़ी देर बाद लड़के की ओर मुखातिब कर होकर, और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं। शंकर क्या कहता है, जो लड़का है ना, वो क्या कहता है, शंकर नाम है उसका, ठीक है। और लड़की का नाम क्या है, उमा। याद रखना, शंकर और उमा। जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं हैं, वीकेंड में चला आया था। रामस्वरूप, आपके कोर्स खत्म होने में अब तो साल भर रहा होगा। शंकर, जी यही तो साल 2 साल। राम, साल 2 साल। शंकर, जी एक आध साल तो मार्जिन रख के ही चलता हूँ, है ना, फेल वगैरह हो गया तो इसलिए मार्जिन रखता है पहले से ही। गोपाल प्रसाद, बात यह है कि साहब, यह शंकर 1 साल बीमार हो गया था। क्या बताएं, इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती है। एक हमारा ज़माना था कि स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियाँ उड़ा देते थे, मगर फिर भी जो खाना खाने बैठते तो वैसे की वैसी ही भूख। रामस्वरूप, कचौड़ियाँ भी तो उस जमाने में पैसे की 2 आती थी। गोपाल प्रसाद, जनाब यह हाल था कि 4 पैसे में ढेर सी बलाई आती थी, और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत थी, अकेले। और अब तो बहुतेरे खेल वगैरह भी होते हैं स्कूल में। तब ना कोई वॉलीबॉल जानता था, न टेनिस और न बैडमिंटन।
बस कभी हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे, मगर मजाल कि कोई कह जाए कि यह लड़का कमज़ोर है। शंकर और रामस्वरूप खीसे निपोरते हैं। रामस्वरूप, जी हाँ, उस जमाने की बात ही दूसरी थी। गोपाल प्रसाद जोशीली आवाज में, और पढ़ाई का हाल? पढ़ाई का हाल यह था कि एक बार कुर्सी पर बैठे 12 घंटे की सिटिंग हो गई। 12 घंटे जनाब, मैं सच कहता हूं कि उस जमाने का मैट्रिक भी वह अंग्रेजी लिखता था फर्राटे की, और आजकल के एमए के मुकाबले नहीं कर सकते। रामस्वरूप, जी हाँ, यह तो है ही। गोपाल प्रसाद क्या कहते हैं? माफ़ कीजिएगा बाबू रामस्वरूप, उस जमाने की जब याद आती है अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है। रामस्वरूप, हाँ 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 हाँ, जी हाँ, वह तो रंगीन ज़माना था, रंगीन ज़माना। शंकर भी ही करता है। गोपाल प्रसाद एक साथ अपनी आवाज़ और तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साहब बिजनेस की बातचीत हो जाए। रामस्वरूप चौंक कर, बिजनेस? बिज समझ कर, ओ अच्छा, लेकिन ज़रा नाश्ता तो कर लीजिए। अब उठते हैं। गोपाल प्रसाद, यह सब आप क्या तकल्लुफ़ करते हैं? रामस्वरूप, हैं, तकल्लुफ़ किस बात का? यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए, वरना मैं किस काबिल हूँ। माफ़ कीजिएगा जरा, अभी हाजिर हुआ। अब रामस्वरूप जो है वो अंदर जाते हैं। गोपाल प्रसाद थोड़ी देर बाद दबी आवाज़ में, आदमी तो भला है, मकान वकान से हैसियत भी बुरी नहीं है, पता चले लड़की कैसी है। शंकर, जी, कुछ खंखार इधर उधर देखता हुआ। गोपाल प्रसाद, क्यों, क्या हुआ? शंकर, कुछ नहीं। फिर गोपाल प्रसाद जो उनके पिताजी हैं शंकर के, वो क्या कहते हैं? झुककर क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। इतने में बाबू राम प्रसाद आते हैं, हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए मेज पर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद, आखिर आप माने नहीं? रामस्वरूप चाय प्याले में डालते हो, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? अब गोपाल प्रसाद क्या कहते हैं, उनका संवाद देखिए। गोपाल प्रसाद, नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए, और ज़रा चीनी ज़्यादा डालिएगा। मुझे तो भाई यह नया फैशन पसंद नहीं। एक तो वैसे ही चाय में पानी काफ़ी होता है, और फिर चीनी भी नाम के लिए डाली जाए तो जायका क्या रहेगा। रामस्वरूप, हाँ, कहते तो आप बिल्कुल सही हैं। प्याला पकड़ाते हैं अब उनको। शंकर खंखार कर, सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। रामस्वरूप शंकर को प्याला पकड़ाते हुए, वह क्या? गोपाल प्रसाद, खूबसूरती पर टैक्स। रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चू भी ना करेंगे। बस शर्त यह है कि हर एक औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले। फिर देखिए सरकार की कैसी आमदनी बढ़ती है। रामस्वरूप जोर से हंसते हैं। वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल यह खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। हम लोगों के ज़माने में तो यह कभी उठता ही ना था। तस्करी गोपाल प्रसाद की तरफ बढ़ाते हैं। लीजिए। गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हैं। कभी नहीं साहब, कभी नहीं। रामस्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? शंकर क्या कहते हैं, किस मामले में? रामस्वरूप, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। गोपाल प्रसाद बीच में ही बोल जाते हैं, यह बात दूसरी है रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है। ठीक है, कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए चाहे वैसे ही, बात यह है कि हम आप मान भी जाए मगर घर की औरतें तो राजी नहीं होती। आपकी लड़की तो ठीक है। रामस्वरूप, जी हाँ, वह तो अभी आप देख लीजिएगा। गोपाल प्रसाद, देखना क्या,
जब आपसे इतनी बातचीत हो ही चुकी है तब तो यह रस्म ही समझिए। रामस्वरूप, हाँ 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 हाँ, यह तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है। गोपाल प्रसाद, और जायचा जन्म पत्र तो मिल ही गया होगा। रामस्वरूप, जी, जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। गोपाल प्रसाद, यह ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक। लेकिन हाँ, यह जो मेरे कानों में भनक पड़ी है ये तो गलत है ना? रामस्वरूप चौंक कर बोलता है, क्या? गोपाल प्रसाद, यह पढ़ाई लिखाई के बारे में? जी हाँ, साफ बात है साहब, हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी हो लड़की नहीं चाहिए। मेम साहब तो रखनी नहीं, कौन भुगतेगा उनके नखरों को। बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों शंकर? शंकर, जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं। रामस्वरूप, नौकरी का तो सवाल ही नहीं उठता। गोपाल प्रसाद, और क्या साहब, देखिए, कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़कों को बीए एमए तक पढ़ाया है तब उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिए। भला पूछिए इन अक्ल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई में एक बात है? अरे मर्दों का तो काम है ही पढ़ना और काबिल होना। अगर औरतें भी वही करने लगी, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी और पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगी, तब तो हो चुकी गृहस्थी। जनाब, मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं। अब ये देखिए, ये जो कथन है ना वो गोपाल प्रसाद का है, जो शंकर के पिताजी हैं उनका, याद रखिएगा। रामस्वरूप, जी हाँ, और मर्द के दाढ़ी होती है औरत के नहीं। हंसते हैं। शंकर भी हंसता है मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाता है। गोपाल प्रसाद, हाँ हाँ, वह भी सही है। कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए है, और ऊंची तालीम भी ऐसी चीज़ों में से एक है। रामस्वरूप शंकर से कहते हैं, चाय और लीजिए। शंकर, धन्यवाद, पी चुका। रामस्वरूप, आप? गोपाल, बस साहब, अब तो खत्म ही कीजिए। रामस्वरूप, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, चाय के साथ टोस्ट नहीं थे? क्या बताएं, वह मक्खन। गोपाल प्रसाद, नाश्ता ही तो करना था साहब, कोई पेट तो भरना ही नहीं था, और फिर टोस्ट वोस्ट में खाता भी नहीं। रामस्वरूप, हाँ 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 हाँ, मेज को एक तरफ सरका देते हैं और फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह पर जरा जोर से, अरे जरा पान भिजवा देना, सिगरेट मंगवाऊं? गोपाल प्रसाद, जी नहीं। पान की तस्करी हाथों में लिए उमा आती है। अब उमा कौन है? बार बार बता चुकी हूँ, उमा प्रेमा और रामस्वरूप की बेटी है। गोपाल प्रसाद का बेटा है शंकर। इन दोनों की शादी की बात हो रही है। पान की तस्करी हाथों में लिए उमा आती है, सादगी के कपड़े, गर्दन झुकी हुई। बाबू गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर और शंके आंखें छिपाकर उसे ताक रहे हैं। रामस्वरूप, हाँ हाँ हाँ, यही यही, हाँ हाँ हाँ, आपकी लड़की है। लाओ बेटी, पान मुझे दो। उमा पान की तस्करी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सोने की रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं। गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ, चश्मा? रामस्वरूप जरा सक पकाकर कहता है, जी वह पिछले महीने में इसकी आंखें दुखनी आ गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। ठीक है, अब वो बात को टाल रहे हैं। गोपाल प्रसाद, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है ना कुछ? राम, अरे नहीं साहब, यह तो मैंने अर्ज किया ना। गोपाल प्रसाद, बैठो बेटी। रामस्वरूप, वहाँ बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर अपने बाजे बाजे के पास। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है? रामस्वरूप, जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा एक आध गीत सितार के साथ। उमा सितार उठाती है। थोड़ी देर बाद मीरा का मशहूर गीत गाती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। ये गीत गाती है उमा। ठीक है, गाना शुरू कर देती है। स्वर से जाहिर है कि गाने का अच्छा ज्ञान है। उसके स्वर में तल्लीनता आ गई है, यहाँ तक कि उसका मस्तक भी उठ जाता है। उसकी आंखें शंकर
की झेपती सी आंखों से मिल जाती है, वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। रामस्वरूप। रामस्वरूप। क्यों, क्या हुआ? गाने को पूरा करो उमा। गोपाल प्रसाद। नहीं नहीं साहब, काफ़ी है, लड़की आपकी अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को उठती है। गोपाल प्रसाद। अभी ठहरो बेटी। रामस्वरूप। थोड़ा और बैठी रहो उमा। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद उमा से। तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी? उमा एकदम चुप है। रामस्वरूप। हाँ, वह तो मैं आपको बताना ही भूल गया। यह जो तस्वीर टंगी हुई है ना, कुत्ते वाली, इसी ने खींची है, और वह उस दीवार पर भी। गोपाल प्रसाद। यह तो बहुत अच्छा है, पर सिलाई वगैरह? रामस्वरूप। सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे है, यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी। गोपाल प्रसाद। ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते हैं। उमा चुप है। रामस्वरूप इशारे इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है, उसी तरह गर्दन झुकाए। गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और रामस्वरूप सक पकाते हैं। रामस्वरूप। जवाब दो उमा। गोपाल प्रसाद से। हाँ हाँ हाँ, ज़रा शर्माती है। इनाम तो इसने। गोपाल प्रसाद। ज़रा रुकिए, ज़रा इसे भी तो कुछ मुंह खोलना चाहिए। रामस्वरूप। उमा देखो, आप क्या कर रहे हो, जवाब दो ना। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज में। क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है, तब दुकानदार कुर्सी मेज से नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा, वरना। रामस्वरूप चौंक जाता है, खड़ा हो जाता है। उमा उमा। उमा। अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी, ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे ज़रा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होते, क्या उनके चोट नहीं लगती, क्या बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर। गोपाल प्रसाद ताव में आकर। बाबू राम प्रसाद, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। उमा तेज आवाज में। जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। और जरा अपने इन साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहां से कैसे भगाए गए थे। शंकर। बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद। लड़कियों के हॉस्टल में? क्या तुम कॉलेज पढ़ी हो? मतलब अपने लड़के की काली करतूत से मतलब नहीं है, लड़की के पढ़ने से मतलब है। क्या तुम कॉलेज पढ़ी हो? वो बात तो हटा दी है शंकर क्या करके आया, लेकिन क्या तुम कॉलेज पढ़ी हो? उमा। जी हाँ, कॉलेज मैं पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और ना आपके पुत्र की तरह ताक झांक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों पड़कर अपना मुंह छिपाए भागे थे। रामस्वरूप। उमा उमा। गोपाल प्रसाद खड़े होकर उसे। बस हो चुका। बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। लाइए मेरी छड़ी, कहाँ है? मैं चलता हूँ। बेत ढूंढकर उठाते हैं। बीए पास। ओहो, गजब हो जाता है, झूठ का भी कोई ठिकाना है। आओ बेटा चले। दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। उमा कहती है, जी हाँ जाइए, ज़रूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर ज़रा यह पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के रुलासापन। दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबू रामस्वरूप कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। प्रेमा का घबराहट की हालत में आना। प्रेमा। उमा उमा रो रही है। यह सुनकर रामस्वरूप खड़े हो जाते हैं। रत्न आता है। रतन। बाबूजी मक्खन। सब रत्न की तरफ देखते हैं और पर्दा गिर जाता है। चलिए, ये एकांकी यहीं पर समाप्त हुई।
उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आई होगी, बहुत आपकी रुचि भी जागृत हुई होगी। 2 से 3 बार पढ़ोगे आप इसको, सिर्फ सुन लो आप इसको, आप इमेजिन करो और आप भूल नहीं पाओगे, इनके वाक्य तक का आप भूल नहीं पाओगे। ठीक है, तो इसी तरह से आगे अब मैं एक और लेसन लेकर आऊँगी। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और जुड़े रहिए और दोस्तों को भी जोड़िए। ठीक है, थैंक यू, मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।